हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 क्लास 12th का मैथमेटिक्स, है ना। और जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है। यानी आप लोग बोल दीजिए कि एक तो आपका 7 चैप्टर है ना, यानी कि इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है हमारा डिफरेंशिएशन। अगर मैंने मतलब एक आध साल पहले मैंने पूरा चेकआउट किया था पेपर में कि भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिलकर कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बता दूं बच्चों की ऑब्जेक्टिव में मैंने जांच किया था, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आए थे बच्चों, और पूरा का पूरा लड़ रहा था उसी में से, ठीक ना। और आपका अगर मैं बात करूं कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका ये इंटीग्रेशन 2024 में कितना आया था, तो लगभग 24 से 26 नंबर का आया था शायद, ठीक ना। और इस साल आपका शायद 25 और 30, मतलब कुल मिलाकर 30 नंबर का ये लगभग आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलकर आ जाता है। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि अगर 100 नंबर का अगर आपका मैथमेटिक्स है तो 30% खाली इंटीग्रेशन आता है। तो इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से देखिएगा, ठीक ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें, ठीक ना। एक्सरसाइज 7.1 के बारे में पढ़ेंगे। अब 7.1 में आपको पढ़ने से पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला, है ना। और उसमें डिफिनेशन कि इंटीग्रेशन का क्या डिफिनेशन होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे समाकलन का फॉर्मूला, ठीक है ना। और उससे पहले हम लोग थोड़ा डिफिनेशन की तरफ चलते हैं कि भाई समाकलन होता क्या है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले परिभाषा यहाँ पे लिखवा दिया गया है कि समाकलन यानी इंटीग्रल कहा जाता है इसको। और समाकलन अवकलज का व्युत्क्रम होता है, इसे प्रति अवकलज भी कहा जाता है। जो समाकलन होता है बच्चों, वो अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप अवकलन का व्युत्क्रम अपोजिट अगर निकालते हैं तो उसी को कहा जाता है समाकलन, ठीक है। और यदि किसी फलन का अवकलज दिया गया है तो उस फलन को ज्ञात करने के लिए समाकलन का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग यही देखेंगे, ठीक ना, कि आप कैसे किसी कोई फलन अगर अवकलन के रूप में दिया हुआ है तो उसको कैसे हम लोग समाकलन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो वही कह रहा है यहाँ पर ना कि यदि किसी फलन का अवकलन दिया गया है, अगर वो फलन ज्ञात करना है आपको, वो फंक्शन ज्ञात करना है ना, तो हम लोग समाकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए f' बराबर कुछ दिया है ना। आपका मान लीजिए कि आपको जैसे अगर आपको अवकलन दे दिया है sin x का अवकलन क्या होता है बच्चों, cos x। अगर अब आपको sin x अगर ज्ञात करना है तो उस cos x का समाकलन कर दीजिए, है ना, तो आपका sin x आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अवकलन का समाकलन मिल जा रहा है, वो फंक्शन मिल जा रहा है जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया था। उसके बाद फिर बोल रहा है यहाँ पर कि समाकलन का हम लोग प्रकार देखेंगे कि समाकलन का प्रकार क्या होगा, है ना। समाकलन का प्रकार में देखेंगे तो समाकलन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से किए जाते हैं। पहला होता है आपका निश्चित समाकलन और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें लिमिट लगा होता है। देखे होंगे आप लोग, लिमिट लगाया जाता है, ठीक ना। फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, तो उसे कहा जाता है निश्चित समाकलन। अनिश्चित में आपको लिमिट नहीं लगा रहेगा, ठीक ना। जब हम लोग समाकलन करेंगे तो वहां पे एक कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं, क्योंकि उसका जो मान होता है पूरा एक्चुअल मान नहीं आ पाता है, इसलिए प्लस सी जोड़ दिया जाता है कि और भी कुछ मान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अनिश्चित समाकलन है। हम लोग बहुत ज्यादा डिपली में नहीं जाएंगे अंदर, है ना। बाकी आप लोग अगर कहेंगे कमेंट करके तो मैं इन सभी का परिभाषा वगैरह सब लिख दूंगा। हम लोगों को अभी मेन टारगेट करना है 7.1 को, राइट। चलिए अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। आगे कह रहे हैं निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत फलनों के आरेख से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समाकलन का प्रयोग किया जाता है। अब कहने का मतलब है ना कि अगर आपको जैसे यहाँ पे दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है, मान लीजिए कि ये आपका कोई चतुर्थांश बना दिया इस तरह, ठीक है ना, और ये कोई कर्व है। अब इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, ये वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम लोग समाकलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है बच्चों मेन जो होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बनाना है तो पहले तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, और दूसरा कि आपको इसका फॉर्मूला याद में होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो मैं बता दूं कि आपका तो 2-4 नंबर तो खाली फॉर्मूला से आपका आ जाता है, ठीक है ना, 4-5 नंबर।
और बाकी क्वेश्चन जो है सारा बेस्ड होता है फॉर्मूला पे, विदाउट फॉर्मूला के कुछ नहीं होगा। तो मैं ये फॉर्मूला सारा बता दे रहा हूँ और आप इसको याद कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फॉर्मूला नंबर देखिए यहाँ पे पहला, इसका डिफरेंस आप इंटीग्रेशन इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि इंटीग्रेशन 0 dx बराबर क्या होता है, तो 0 का समाकलन क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा या इसको k कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि 1 अगर लिखा रहे, 1 ना लिखा रहे, खाली dx भी लिखा रहे, तो इसका समाकलन d हट जाता है, खाली x प्लस c आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन का जानी दुश्मन होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है ना, d हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो समाकलन जब करते हैं ना तो d हट जाता है, खाली केवल x प्लस c आ जाएगा। अगर कल दिन यहाँ पे dy है तो क्या लिखोगे बच्चों, y प्लस c, ठीक ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सबसे जो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है आपका, ये आपका बेस्ट एकदम फॉर्मूला है, देख सकते हैं यहाँ पर x टू द पावर n dx, है ना। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx बराबर क्या होता है, ये पहले पावर देखिए x का पावर जितना है उतना लिख लीजिए, उसमें +1 जोड़ दीजिए, और बटे में, ये बटा है बच्चों, ठीक ना, बटे में ये जितना ऊपर पावर है वो नीचे लिख देंगे, तो x टू द पावर n+1 बटा में n+1 प्लस c हो जाएगा। उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x dx, तो माइनस का cos x प्लस c होता है, ध्यान में रखिएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है प्लस का, है ना, लेकिन समाकलन क्या होता है, माइनस का cos x प्लस c। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है बच्चों। ये दोनों भी सारा ये फॉर्मूला जितना देख रहे हैं ना, ये सारा आ चुका है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आया हुआ है कि नहीं, है ना। फिर देखिए यहाँ पे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x प्लस c। अब अगर मैं बोलूँ कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बराबर तो tan x प्लस c। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों यहाँ पर sec x रहे और tan x रहे और dx, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये sec x खाली लिखेंगे, ये tan dx को छोड़ देना है प्लस c। उसके बाद अगर आपको cosec स्क्वायर x dx आ जाता है, तो cosec स्क्वायर x का क्या होता है, cot x प्लस c, लेकिन ध्यान देना है जब c से शुरू होगा ना तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए फिर cosec x इंटू cot x dx बराबर क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखिए c से शुरू हो रहा है फॉर्मूला, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और cosec x प्लस c लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx बराबर माइनस cosec x प्लस c। आप इन सभी फंक्शनों का जो इंटीग्रेशन है ना वो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विदाउट इसके नहीं हो पाएगा। डायरेक्टली हम लोग रख देंगे, जब इतना दिखाई देगा ना बच्चों तो हम लोग ये वाले का यूज कर देंगे। अब देखिए e के घात x का चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, e के घात x ही होता है ना। इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि 1 बटा x dx बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा x, तो समाकलन देखिए इसका उल्टा होता है, 1 बटा x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस x, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं हम लोग, है ना, मॉडुलस x प्लस c हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जब रहेगा तो ये होता है देखिए साइन इनवर्स x प्लस c। और अगर मैं बोलूँ कि कॉस इनवर्स के पदों में देखिए ये वाला ना आपको ऑब्जेक्टिव में दिया था, है ना, लड़के लोग रट लेते हैं ये वाला कि साइन इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c के भी बराबर होता है। या तो ये माइनस यहाँ पे रख दे या तो यहाँ पे भी रख सकता है, अगर ये प्लस में दे दिया है तो यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा या माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों यहाँ पर क्या, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट आ जाता है कि इंटीग्रेशन 1 बटा में x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स x प्लस c, या आप ये भी बोल सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस c हो जाता है। अच्छा अब बात उठ रहा था कि tan x cot x का क्या होगा, देखिए ये आगे के एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला है, लेकिन हमने लिख दिया है, इसको भी आप देख लीजिए कि इंटीग्रेशन tan x dx बराबर क्या होगा, तो log मॉडुलस में sec x प्लस c हो जाता है, ठीक है।
या हम लोग इसको अगर कॉस के पदों में लिखे ना तो माइनस का लॉग मॉडुलस में cos x प्लस सी। ये तो बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैं बता दूं, इसमें आपको आ चुका है, बोल दिया जाए बोर्ड में आ चुका है खाली डायरेक्टली फॉर्मूला ही, है ना, 1 नंबर में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इंटीग्रेशन cot x dx बराबर क्या होगा, लॉग मॉडुलस में sin x प्लस सी। उसके बाद फिर आगे देख लिया जाए। अब अगर हम लोग बोले कि इंटीग्रेशन sec x dx बराबर क्या होगा, तो लॉग मॉडुलस में sec x प्लस tan x प्लस सी हो जाएगा। ये भी आपका वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है, क्योंकि लड़के लोग रट के रखते हैं कि sec स्क्वायर x dx का क्या हो जाता है, tan x प्लस सी। लेकिन अगर यहाँ पे sec स्क्वायर ना दे के sec x खाली दे दे तो लॉग मॉडुलस में sec x प्लस tan x प्लस सी हो जाता है, ठीक है। अब फिर आपका cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, तो लॉग मॉडुलस में cos x माइनस cot x प्लस सी हो जाता है। उसके बाद ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट ये फॉर्मूला है हमारा, है ना, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या होगा, a टू द पावर x अपॉन में बटे में लॉग मॉडुलस में log a प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल फॉर्मूला, ठीक है ना, 7.1 को पढ़ने से पहले। अब आ जाते हैं हम लोग 7.1 पर, राइट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा देख सकते हैं आप लोग 7.1 हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, राइट। और यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.1 क्या कह रहा है हमारा, बोल रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, समाकलन, है ना, अवकलज के विपरीत को ही हम लोग समाकलन कहते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए एक्चुअल में देखा जाए ना तो अभी तक ले बोर्ड में ये नहीं, इस तरह नहीं पूछा है कि आप निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करें फलनों का, बस वो बोल देता है कि आप समाकलन कीजिए। तो देखिए मैं आपको निरीक्षण विधि भी बता दे रहा हूँ कि ताकि अगर मान लीजिए अगर बोर्ड में दे दिया तो आप ये ना हो कि सर हम पढ़े ही नहीं थे और सिंपल विधि से हम लोगों ने कर दिया, उसके बाद पश्चाताप हो जाएगा, फिर कट हो सकता है आपका नंबर, है ना। तो चलिए इसको पहले हम लोग निरीक्षण विधि से सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में दे चुका है क्वेश्चन sin 2x, ठीक है, तो इसको साइड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो कि sin 2x पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है आपको कि sin 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है, sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, और भी किससे, निरीक्षण विधि से। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, है ना, निरीक्षण विधि से, ये आपको इस तरह लिख देना है निरीक्षण विधि से। अब आपको सोचना है कि ये sin 2x जो है किसका अवकलन होता है ना, आपको सोचना है कि ये sin 2x sin x, खाली ये सोचे ना sin किसका अवकलन होता है, तो cos का होता है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि यहाँ पे लिख दोगे कि d sin cos, यहाँ पे लिखना है cos, है ना, cos 2x अब बटा में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin 2x हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि x का गुणांक क्या है, 2, तो फिर 2x है ना, तो 2x का भी करेंगे हम लोग, तो 2 आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं गुणे 2 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1। अब इसको हम लोग अगर आगे लिखना चाहें, अब अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ बच्चों, तो ये हमारा d और ये हो जाएगा cos, d cos 2x, और यहाँ पे देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना। फिर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का sin 2x, ठीक है, और ये dx डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मैं माइनस से जब गुना कर दूंगा ना तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ दोनों पक्षों का समाकलन ले लेते हैं, ठीक। तो हमने लिख लिया या करके या, ये माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन और d cos 2x बराबर, इधर भी इंटीग्रेशन ले लीजिए, ये sin 2x और यहाँ पे dx। यहाँ पे अब देखा जाए बच्चों, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कि ये माइनस का 1/2 हो गया, और जब इंटीग्रेशन होता है ना तो हमने बताया कि जो अवकलन होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये d खत्म हो जाएगा, है ना, समाकलन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x, और हो गया समाकलन तो प्लस c जोड़ देंगे, और इधर आपको रहने देना है उसी तरह इंटीग्रेशन sin 2x और ये dx, ठीक है।
तो बस यही हो गया, इसको इधर लिख दो आप, इंटीग्रेशन साइन 2x और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x और प्लस का c हो जाएगा। ये हमारा निरीक्षण विधि कहलाता है। उम्मीद है ये पहला वाला समझ में आया होगा। चलिए दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया हुआ है, देखिए cos 3x दिया हुआ है ना, आप लोगों को स्क्रीन पर लौक रहा होगा। cos 3x दिया हुआ है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमने दूसरा ले लिया है, cos 3x दिया हुआ है, ठीक ना। इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया कि इसलिए निरीक्षण विधि से, है ना, निरीक्षण विधि से क्या हो जाएगा बच्चों। अब आपको ये सोचना है कि cos 3x किसका अवकलन है, तो साइन का हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि d sin 3x अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या होता है, साइन का अवकलन क्या होता है बच्चों, cos 3x, है ना। cos 3x हो जाएगा और फिर से 3x का करोगे आप तो 3 हो जाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो d ये 1/3 लिख दिया, फिर sin 3x और बराबर क्या हो जाएगा cos 3x, और ये देखिए यहाँ पे कि dx जो भाग में है इधर लेके आएंगे तो गुणा में हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लेते हैं, है ना। तो ये 1/3 हो जाएगा और d समाप्त हो जाएगा ना, समाकलन अवकलन को समाप्त कर देता है। यहाँ पे बच जाएगा क्या, sin 3x और समाकलन इधर हो गया तो प्लस का c जोड़ देंगे, है ना। जहाँ c जो होता है बच्चों ये समाकलनीय नियतांक होता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाता है। ये हम लोग cos 3x तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसी का तो निकालना था इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप देखिए इंटीग्रेशन cos 3x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 sin 3x प्लस c, यही आपका कहलाता है निरीक्षण विधि से, ठीक ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरा देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, तीसरा हमारा दिया हुआ है बच्चों e के घात 2x, है ना, तो इसको लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा नंबर में हमने लिख लिया e⁻²2x। अब इसका आप लोगों को निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको। अब आपको ये सोचना है कि किसका अवकलन e के घात 2x होता है, तो e के घात 2x का ही अवकलन e के घात 2x होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि चूंकि d e के घात 2x अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, e के घात 2x और इनटू 2x का करेंगे ना तो 2 और x का अवकलन 1 हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, है ना, ये d e के घात 2x और ये dx को इधर भेज दीजिए आप, तो e के घात 2x और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब क्या करते हैं बच्चों, अब दोनों तरफ समाकलन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी ले लेंगे। अब देखिए ये 1/2 और ये d तो खत्म हो जाएगा ना, समाकलन होगा तो e के घात 2x और इंटीग्रेशन हो गया तो बच्चों प्लस c आ जाएगा और इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन e के घात 2x dx। देखिए इसी का हम लोगों को इंटीग्रेशन बताना था और एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन यही होता है। समझ में आ रहा है, आप किसी भी विधि के द्वारा बताइए लेकिन आपका सॉल्यूशन वही जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए चौथा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपको। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है ax + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और इसको निरीक्षण विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो अब देखा जाए ना तो यहाँ पर ये किसका अवकलन स्क्वायर होता है, बस ये सोचना है आपको ना, इस पूरे को x मान लेना है और उसका होल पावर 2 है। तो किसका अवकलन किया जाए कि पावर 2 मिले, तो x का पावर 3 रहेगा तो मिल जाएगा 2। तो कहने का मतलब है कि ax + b का अगर घात 3 चढ़ा दें और उसका अगर डिफरेंशिएशन करें, है ना, हम लोग यहाँ बोलेंगे कि चूंकि यहाँ d/dx किसका करें, तो ax + b टू दी होल पावर 3 का करेंगे तभी तो आपका 2 मिलेगा इसका पावर। कैसे मिलेगा, तो ये तो x टू दी पावर n का है बच्चों, क्या होता है ये पावर नीचे आ जाएगा और जितना भी इसका पावर है ax + b का जितना भी पावर है यानी 3 में से 1 घटेगा तो 2 बच जाएगा। और अगेन हम लोग ये अंदर वाले का करेंगे तो a हमारा बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और b तो कांस्टेंट है, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो खाली a बचेगा यहाँ पे, राइट। समझ में आया इतना, क्या बच जाएगा, a बचेगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग a मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 1/a हो गया, है ना, ये d और ये ax + b टू दी होल पावर कितना हो जाएगा 3। अब बराबर क्या बचेगा बच्चों,
तो ये 3 भी ना 3 भी मल्टीप्लाई में है, समझ में आ रहा है, 3 भी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और फिर आपका इधर क्या बच रहा है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये dx डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, चलेगा। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया और यहाँ पे भी ले लिया। अब आप देखिए ये 1/3a, ठीक, और ये d खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा खाली ax प्लस बी टू दी होल पावर 3, ठीक है। ये d समाकलन जो है अवकलन को समाप्त कर देगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर 3, और हो गया इंटीग्रेशन, प्लस सी जोड़ दीजिए और बराबर ये पूरा लिख देना है, ठीक ना। इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर 2 और ये dx, राइट। तो बस ये आपका निरीक्षण विधि द्वारा है। अब देखिए 5वां नंबर करते हैं हम लोग, है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x dx, है ना। इसका आप लोगों को समाकलन करना है, वो भी निरीक्षण विधि से, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ना इसको i के इक्वल में मान लेता हूँ। आप हर एक में इस तरह इंटीग्रेशन का सिंबल दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेशन ही ज्ञात करना है। ऊपर बोल दिया प्रति अवकलज यानी समाकलन ज्ञात करना है, राइट। चलिए इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं, इस फंक्शन के साथ और इसके साथ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x और ये dx, फिर माइनस 4 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, e टू दी पावर 3x और ये हो गया dx। अब देखा जाए ना तो ये सिंपल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना निरीक्षण विधि से हम लोग किए हैं, है ना। आप चाहे तो इसको सिंपल भी कर सकते हैं, या आपको मर्जी कर रहे हैं तो निरीक्षण विधि से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निरीक्षण विधि से ही करते हैं हम लोग। बच्चों इसको I1 में मान लेता हूँ और इसको I2, ठीक है। तो अब हमारा जो I मिलेगा ना, वो I क्या मिलेगा, तो ये I1 और फिर -4 और ये I2, ठीक है। इसको हमने I2 मान लिया। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के यहीं पे छोड़ देंगे, I1 और I2 का मान निकाल के यहाँ पे रखते हैं, बस हो जाएगा हमारा काम। तो अब देखिए यहाँ पे कि I1 का मान क्या है, यहाँ पे I1 बराबर क्या है, यहाँ I1 बराबर I1 इज इक्वल टू sin 2x और dx का हमें बताना है इंटीग्रेशन, है ना। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग की निरीक्षण विधि से, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से। अब देखिए किसका डिफरेंशिएशन sin 2x होता है बच्चों, तो आप जानते हो कि cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है ना। माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये जानिए कि cos का डिफरेंशिएशन sin होता है। तो cos 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2x और फिर 2x का कर देंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आगे क्या होगा, आगे देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 d और ये cos 2x, ठीक है। और ये dx को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा sin 2x और ये हमारा dx हो गया, राइट। अब दोनों तरफ आप लोग इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, ये 1/2 और d खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा cos 2x, ठीक है, प्लस का c बराबर sin, ये तो आप उसी तरह रखेंगे, sin 2x और dx। अब आप बताओ बच्चों ये sin 2x dx किसके बराबर है इंटीग्रेशन, ये तो I1 के बराबर है ना। तो यानी कि ये हमारा I1 का बराबर है, यानी जहाँ आएगा I1 वहाँ पे मैं ये वाला रखूंगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो I1 के बराबर है। चलिए अब I2 का मान निकाल लेते हैं। देखिए I2 का मान क्या हमारा e टू द पावर 3x है। अब यहाँ पे I2 को अब हल करते हैं ना। अब इंटीग्रेशन I2 बराबर क्या है बच्चों, तो e टू द पावर 3x है ना, 3x है और यहाँ पे dx है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हमें ये सोचना है कि e किसका हमारा जो अवकलन है वो e टू द पावर 3x होता है। तो e टू द पावर 3x का ही तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन जो है e टू द पावर 3x होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि चूंकि d e टू द पावर 3x अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, e के घात 3x और इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x होगा। अब फिर 3x का करेंगे ना तो 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1/3
और ये d और e टू दी पावर 3x, ठीक है ना, e टू दी पावर है ये e टू दी पावर 3x और dx को इधर भेज देना है ना आपको, तो e टू दी पावर 3x और यहाँ पे आएगा dx। अब इंटीग्रेशन ले लो आप, इंटीग्रेशन दोनों तरफ, और ये देखिए ये e टू दी पावर 3x किसके बराबर था, i2 के बराबर, ये हमारा i2 के बराबर है, ठीक ना, और ये d हट जाएगा तो 1/3 और e टू दी पावर 3x आ जाएगा, प्लस का c जोड़ देंगे, है ना, प्लस का c जोड़ना जरूरी है, और ये किसके बराबर होगा अब, i2 के बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पर कि हमारा i1 और i2 का मान निकल चुका है, तो समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है बच्चों यहाँ पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, i बराबर था i1 माइनस 4i2, ठीक है, यही था ना हमारा। चलिए अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू बस i1 और i2 का मान। देखिए i1 का मान हमने निकाला है 1/2 cos 2x प्लस c है, तो c 2 बार आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है i2 में भी और i1 में भी, तो हम लोग c को बस एक ही बार लेंगे, है ना, 2 बार नहीं लिखेंगे, राइट। देखिए यहाँ पर ये i हमने लिख दिया एज इट इज, i1 का मान क्या रख देना बच्चों, 1/2 cos 2x, 1/2 cos 2x, ठीक है, फिर माइनस का 4 और i2 का मान क्या है, i2 का मान आप देख सकते हैं ये 1/3, तो 1/3 का इसमें 4 में होगा ना, तो 4/3 हो जाएगा, e टू दी पावर 3x, अब प्लस c जोड़ देंगे, है ना, तो यही हमारा एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों, ठीक है, निरीक्षण विधि द्वारा। अब आ जाते हैं सिंपल वे में, आपको दिया हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेशन अब आपको सिंपल वे में दिया है, तो चलिए देखते हैं अब 6वां नंबर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है ना 6वां का ऊपर स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, बोल रहा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, है ना। अब ये सिंपली आपको बस ज्ञात करना है समाकलन, राइट। तो 6वां नंबर देखिए, 6 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 4e टू दी पावर 3x और फिर +1 i इंटू dx, है ना। इसको i के इक्वल मान लीजिए, कोई भी अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना उसको i के इक्वल पहले मान लीजिए, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो इंटीग्रेशन ले लीजिए, 4 हमारा कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो जाता है, ठीक है बच्चों, e टू दी पावर 3x और फिर dx अलग अलग ले रहा हूँ, फिर 1 का भी हम लोग करेंगे तो +1 इंटू dx, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये 4 और e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर 3x ही होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि x के साथ गुणा किसका, 3 का, तो नीचे 3 आ जाएगा, राइट। और फिर प्लस 1 का क्या हो जाएगा x और हो गया समाकलन तो प्लस का c, समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां हो जाता है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां देखिए क्या है, कॉपी और पेन लेके बैठे जरूर बच्चों, ठीक ना, कॉपी और पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आज ये 7 नंबर में 7 नंबर कह रहा है कि इंटीग्रेशन x² इंटीग्रेशन i के इक्वल मैं मान लेता हूँ जो भी दिया है x² इंटू 1 माइनस 1 बटा में x² और यहाँ पे dx है, राइट, यहाँ पे dx है बच्चों। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कि ये x² का पहले इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे फिर इसमें, है ना। इस प्रकार के फंक्शन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, तो x² का पहले 1 में मल्टीप्लाई करा दो आप, तो x² एकम x² हो जाएगा, फिर x² का इसमें कराओ, फिर माइनस x² मल्टीप्लाई 1/x² और यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये x² से x² चला जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, तो i इक्वल टू x² का समाकलन करो, ये तो x टू दी पावर n के रूप का है, तो जितना भी पावर है ना 2 में 1 जोड़ दीजिए तो 2 + 1 अब बटा में 2 + 1, है ना, और फिर माइनस देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x अब प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कर भी सकते हैं आप, x टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 बटा में 3, फिर माइनस का x प्लस c, बस आपको यहीं पे छोड़ देना है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, इतना आसान होता है समाकलन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पर आ जाते हैं बच्चों। सबसे पहले तो i के इक्वल मान लेंगे और ये दिया हुआ है ax² प्लस bx और प्लस c और यहाँ पे dx, राइट। अब देखिए a हमारा कांस्टेंट है, अब कैसे पता चलता है कि सर कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है ना, यानी चर कौन है और अचर कौन है। तो देखिए जिसके सापेक्ष हो रहा है ना, x के सापेक्ष हम लोग समाकलन कर रहे हैं, तो x जो होगा आपका खाली केवल चर होगा और उसके अलावा जितना भी होगा वो सारा कांस्टेंट में आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये a हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर दो,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे dx, फिर प्लस b हमारा कांस्टेंट है, b को बाहर करो, इंटीग्रेशन किसका x, यहाँ पे इसका घात 1 है और dx, फिर प्लस अब यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट है, c बाहर कर दो, ये इंटीग्रेशन dx, राइट। चलिए अब इसका कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये a और x टू द पावर ये 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, फिर प्लस b और x का घात 1 है तो x का घात 1 + 1 बाई 1 + 1 और फिर प्लस देखिए यहाँ पे c है तो c लिख दिया और dx का समाकलन क्या होता है x, और हो गया तो बच्चों प्लस का c यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा अब हमारा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a और x टू द पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 बटा में 3 है ना, और प्लस ये b और ये x टू द पावर 2 बटा में 2 और प्लस cx प्लस d, बस हो गया आंसर। ये प्लस का c रहेगा बच्चों, ठीक ना। ये आप k भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप k भी जोड़ देंगे ना तो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, यहाँ पे k भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे k भी जोड़ देंगे ना तो अच्छा रहेगा क्योंकि सब फॉर्मेट आपका सी में दिया हुआ है ना, तो k आप लिख दीजिए यहाँ पर k और यहाँ पे भी k, और यहाँ पे आप कह भी सकते हैं कि जहाँ k आपका समाकलनीय नियतांक है, राइट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर बोल रहा है ना कि 2x² प्लस e के घात x का हमको इंटीग्रेशन करना है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो 9 नंबर में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² अब प्लस e टू द पावर x और यहाँ पे बंद कर देते हैं dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 बाहर कर दो, x के घात 2 का अवकलन क्या होगा x टू द पावर n के रूप का है ना, तो x टू द पावर n + 1 बटा में n + 1 प्लस c, तो इसका पावर 2 है तो क्या करेंगे हम लोग 2 + 1 बटा में 2 + 1 है ना, और प्लस e के घात x का समाकलन क्या होगा बच्चों, e के घात x हो गया तो प्लस का c, बहुत ही आसान बनता है बच्चों, ठीक ना। ये 2 x के घात यहाँ पे 2 और 1 कितना होगा 3 और बटे में 3 और प्लस e के घात x प्लस का c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आपको शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप बना लीजिएगा, है ना। अब ये जो है आपका जैसे 2 बाहर कर दीजिए, x² का समाकलन लीजिए, फिर e के घात x का, आप वो ना करके आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना, आपको नंबर उतना ही मिलना है चाहे जैसे मर्जी आप कर लो, राइट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। 10 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 10 नंबर देखेंगे बच्चों, दिया हुआ है कि आपका इंटीग्रेशन √x - 1 बटा √x का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 10 नंबर दाग लेंगे, i इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन √x - 1 बाई √x टू दी होल पावर 2 और ये dx। देखिए अब ये थोड़ा सा फंक्शन है, अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर, राइट। चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोग a - b का होल स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये पहली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और फिर -2 इंटू पहली संख्या √x, दूसरी संख्या क्या है 1 बाई √x है, राइट, और ये हमारा dx हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप √x से √x चला जाएगा, ये स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, और यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों x, फिर प्लस ये 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √x का स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक, और फिर माइनस का 2 और यहाँ पे ये क्लोज कर दीजिए dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्टली हम लोग करते हैं, तो x टू दी पावर n का अवकलन क्या होता है x टू दी पावर n + 1 बटा में n + 1, राइट, यानी पावर 1 है तो 1 + 1 बटा में 1 + 1, फिर प्लस 1 बटा x का समाकलन क्या होता है बताओ, log मॉडुलस x, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा log मॉड में x, फिर -2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, और dx का आपका समाकलन क्या होता है x, और हो गया तो प्लस का c। अब इसको आगे बस जोड़ घटा लेना है आपको, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, फिर प्लस log मॉडुलस में x माइनस का 2x प्लस का c, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक ना।